अच्छा जी। ये जरा पढ़ें। तो कहता इब्राहिम इज ए मेंबर ऑफ आईकैप वर्किंग एज ए यूनिट अकाउंटेंट। ठीक है जी। मतलब बेसिकली बच्चा होता क्या है, एक होती है कंपनी। जैसे मैं एग्जांपल लेता है यूनिलीवर। एक होती है ऑडिट फर्म, पीडब्ल्यूसी, जिसने इस कंपनी का ऑडिट करना है। और ये यूनिलीवर अपने टैक्स के मामलात के लिए एक और फर्म हायर करती है, क्योंकि जिस फर्म ने ऑडिट करना है उस फर्म ने टैक्स के काम नहीं देखने होते। ठीक है जी। टैक्स के लिए फर्ज करें वो ईवाई से बात करती है, तो ईवाई के मेंबर इस कंपनी का क्या करेंगे, टैक्स का सारा काम करेंगे, और पीडब्ल्यूसी इस कंपनी का क्या करेगी, ऑडिट करेगी। ठीक है जी। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ईवाई वाले भी सारे क्या हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और यूनिलीवर में भी जो सीएफओ बैठा होगा वो क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। उसका सीनियर मैनेजर जो होगा वो भी कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका असिस्टेंट मैनेजर जो होगा वो भी क्या होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। फिर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे जो सुपरवाइजर वो होंगे, वो हो सकता है वो पार्ट क्वालिफाइड हो। ठीक हो गया जी। यहाँ तक की बात लगी। इन सब के ऊपर ये जो सीएफ होता है इसके ऊपर डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे बात करें, इब्राहिम इज ए मेंबर ऑफ आईकैप वर्किंग एज ए यूनिट अकाउंटेंट। यहाँ पे ये अकाउंटेंट की पोस्ट पे बैठा हुआ है। ओके। ही इज ए मेंबर ऑफ बोनस स्कीम अंडर विच स्टाफ रिसीव a bonus of 10% ऑफ their annual salary if profit for the year exceeds a trigger level. फॉर एग्जांपल 50 मिलियन, उन्होंने कहा था अगर 50 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट हुआ, 50 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट हुआ तो आपको 10% बोनस दिया जाएगा। और इनको भी बोनस मिलना है। और ये बोनस की कैलकुलेशन के लिए यही लोग टीम बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि सबसे सीनियर है। मतलब डायरेक्टर ने सीएफओ साहब को कहा हुआ है कि भाईजान जरा बोनस की कैलकुलेशन तो करें। और 50 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट आ चुका है, बोनस बन चुका है। ठीक है जी। अब इब्राहिम साहब हैज बीन रिव्यूइंग वर्किंग पेपर प्रिपेयर टू सपोर्ट दिस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ही हैज फाउंड ए लॉजिक एरर इन ए सेपरेट शीट। अब ये कोई असिस्टेंट मैनेजर है इब्राहिम। डायरेक्टर ने कहा होगा सीएफओ को, क्या काम करो, सीएफओ ने आगे काम दे दिया है इब्राहिम को, वो असिस्टेंट मैनेजर होगा, कि यार ये जरा बोनस की कैलकुलेशन करो तमाम एम्प्लॉइज की। अब उसमें सीएफओ का बोनस भी आ रहा होगा, इस बंदे का अपना भी बोनस आ रहा होगा। यूज्ड एज ए मेजरमेंट टूल फॉर प्रोविजंस। करेक्शन ऑफ दिस एरर वुड लीड टू एन इंक्रीज इन प्रोविजन। वो कहता है एक लॉजिक एरर आ गया है। लॉजिकल एरर क्या है कि परसेंटेज जो कैलकुलेट की गई है ना, बैड डेट्स की फर्ज करें, डेटर की परसेंटेज जो कैलकुलेट की है वो गलत कैलकुलेट हो गई। 20% होनी थी, 2% हुई है। पिछले कई सालों से 20% हो रही थी, बस वो 20 की जगह 2 लिखा गया, 0 डाला ही नहीं गया। अगर वो 20 पूरा हो जाए तो प्रोविजन बढ़ जाएगी, वो प्रोविजन बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली बैड डेट्स की फिगर बढ़ जाएगी, बैड डेट्स की फिगर बढ़ जाएगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट की फिगर कम हो जाएगी। ये लॉजिकल एरर है। ठीक है। कहता है इस एरर को अगर ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोविजन में इजाफा। दिस वुड डिक्रीज प्रॉफिट बिलो द ट्रिगर लेवल फॉर बोनस। कह रहे जब वो प्रॉफिट 50 मिलियन से नीचे आ जाएगा फिर किसी को बोनस नहीं मिलेगा। अब इसका अपना बोनस भी इस स्टेज पे लगा हुआ है कि यार अगर ये गलती ठीक होगी ना तो मेरा अपना बोनस भी मारा जाना। और ये आईकैप मेंबर है। यहां तक की बात लगी। इब्राहिम फेसिस ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट विच माइट डिस्टॉर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी। वो कहता है ये आईकैप का मेंबर है, इसके ऊपर कुछ एथिक्स अप्लाई होते हैं। क्या अप्लाई अप्लाई होते हैं? अच्छा याद रखो बच्चों, ये भी आईकैप का मेंबर है। ये ऑडिट कमेटी में या पीडब्ल्यूसी फर्म में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे क्या हैं, और आईकैप के मेंबर है। ईवाई में जो बैठे हैं वो भी सारे क्या हैं, इनके ऊपर एथिक्स अलग से अप्लाई होंगे। ये जो कंपनी के अंदर अकाउंटेंट काम करें इनके ऊपर भी एथिक्स अप्लाई होंगे, वो अलग से हैं। ये जो ईवाई के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और इस कंपनी का उन्होंने टैक्स का ऑडिट करना है या टैक्स की असाइनमेंट करनी है, उनके ऊपर भी एथिक्स अप्लाई हो रहे होंगे। और इन तीनों पे अप्लाई होने वाले एथिक्स डिफरेंट है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑडिट वाले जो एथिक्स हैं वो आप ऑडिट के पेपर में पढ़ेंगे कि ऑडिट करते वक्त आपने किन एथिक्स का ख्याल रखना है। टैक्स वाले जो एथिक्स हैं वो टैक्स में आप पढ़ेंगे कि टैक्स करते वक्त, टैक्स की असाइनमेंट करते वक्त आपने किन एथिक्स का ख्याल रखना है। और अगर आप किसी कंपनी में सीएफओ, सीनियर मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे हैं
और वहां पे कुछ पंगे आ जाते हैं तो वहां पे एथिक्स भी अप्लाई होंगे, लेकिन वो इन दोनों से डिफरेंट होंगे। आपको पहले स्कोप समझ आ गया। हम जिन एथिक्स की बात करने जा रहे हैं वो कंपनी के ऊपर, कोई कम बंदा जो काम कर रहा है उसके ऊपर जो अप्लाई होंगे एथिक्स, उनकी बात करने जा रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। हम ऑडिटर की बात नहीं कर रहे, टैक्स प्रैक्टिशनर की बात नहीं कर रहे। अच्छा जी, अब बच्चों, अब इसको टेंशन क्या हो गई है? टेंशन ये होगी कि यार अगर मैंने प्रोविजन ठीक कर दी तो मेरा अपना बोनस मारा जाएगा, जो 4-5 लाख रुपए का फर्ज करो होगा। मेरा बोनस भी मारा जाएगा, मेरे सीनियर का भी बोनस मारा जाएगा, मेरे जूनियर का बोनस भी मारा जाएगा। और मेरे सीनियर का बोनस मारा गया तो मुझसे खफा भी हो सकता है, और सीनियर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक हो गया, वो कहेगा यार तू, तेरा तो चलो 5 लाख बोनस ही, मेरा तो 50 लाख था बोनस। बात सुन लगी कि नहीं? मैं तो सीएफओ था, मेरा तो बोनस भी ज्यादा बनता था बर। तो कहता है अब यहाँ पे क्या आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। ऐसा थ्रेट जो आपको अपने ही बारे में, जो आपको फायदा मिलने जा रहा था उसके ऊपर लाके खड़ा कर दे। क्या एक तरफ मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है और एक तरफ मुझे पैसा फायदा होने जा रहा है। ठीक है, विच माइट डिस्टॉर्ट हिज ऑब्जेक्टिविटी। मतलब वो जब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है ना, तो अब वो सही तरह से काम नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर किसी और का बोनस मारा जा रहा होता, इसका अपना बोनस ना मारा जा रहा होता, तो ये किसी और तरीके से देख रहा था कि यार सानू की होना सी वी ना करिए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इसका 1 रुपया भी टेंशन में ना होता तो ये क्या करता? ये कहता मसला ही कोई नहीं, वी करना वी करो। अब ये 2 से 20 करने में हिचकिचा रहा है क्योंकि इसके अपने पैसे मारे जाएंगे। ना सिर्फ अपने पैसे मारे जाएंगे बल्कि इसकी पूरी टीम के बोनस मारे जाएंगे। Ibrahim has a professional responsibility to ensure that financial information is prepared and presented fairly. अब ये इस पोजीशन में बैठा हुआ है जहां पे इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। आपको पता फाइनेंशियल में बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कंपनी की होती है, ऑडिट फर्म की नहीं होती, न टैक्स फर्म की होती है। अब इन लोगों ने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी, और अगर ये ही उसमें गड़बड़ी करेंगे तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन चीजों का? बात समझ लगी कि वो जो इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उन्होंने ही डंडी मारी। ऑनेस्टली, fairly, honestly, and in accordance with relevant professional standard. He has further obligation to ensure that financial information is prepared in accordance with the applicable accounting standards and that record maintained represent fact accurately and completely in all material respect. मतलब कहता है भाई उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस में ठीक होनी चाहिए, वो फेयर होनी चाहिए, क्या कहते हैं, ऑनेस्ट होनी चाहिए, ये फर्ज को फॉलो करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तमाम फैक्ट्स जो है ना एक्यूरेटली और कंप्लीटली शो होने चाहिए। इब्राहिम मस्ट मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इवन दो इट वुड लीड टू हिज लॉस, टू ए लॉस टू हिमसेल्फ। वो कहता है कि भाई आई कैप के एथिक्स ये कहते हैं उसको वो 2% वाली फिगर को 20% करना पड़ेगा, चाहे वो उसका अपना ही बोनस क्यों नहीं मारा जा रहा हो। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ ली। आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, इंट्रोडक्शन, कमेंड, इम्पैक्ट ऑन मेंबर वगैरह वगैरह, ये बच्चों पार्ट 1 है जी। कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऑल चार्टर्ड अकाउंट पे अप्लाई होता है। पार्ट 2 चार्टर्ड अकाउंट इन प्रैक्टिस, मतलब सीए फर्म जो ऑडिट फर्म है। पार्ट 3 चार्टर्ड अकाउंट इन बिजनेस, ये वो सीएफओ जो कंपनी में काम कर रहे हैं। पार्ट 4 है इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट, पूरी छोटी मोटी असाइनमेंट करनी होती है। पार्ट 4 भी इंडिपेंडेंस फॉर अश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, जैसे टैक्स की होगी, कंप्लायंस वर्क हो गया। दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स एथिकल इश्यूज सराउंडिंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना वो सब पे अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर उसने क्या कहा हुआ है? तमाम सीए पे अप्लाई होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल में है इंटेग्रिटी सबसे पहला, फिर है ऑब्जेक्टिविटी, फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इंटेग्रिटी क्या है? Members should be straightforward and honest in all its professional and business relationship. स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए भाई, जो बात है वो सीधी बताओ। वो यही नहीं है कि चलो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम फिर कभी सही, या चलो मारो गोली इसमें क्या रखा है। ये सीक्रेसी नहीं होनी चाहिए। बात लगी? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब है भाईजान जो मसला है वो बताए। अच्छा अर्शद, ओ टीए किथे है? टीए ये उधर मैं पता करूं। अच्छा, और मार गोली ते इंज कर थले मेरा बैग पे होना, बैग चुक ले, बैग उधर तो थले। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट in all professional and business relationships. Integrity implies not just honestly but also fair dealing in truthfulness.
एक तो आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, कहते सिर्फ ऑनेस्टी काफी नहीं है, बट फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। आपने डीलिंग भी फेयर करनी है, चाहे आपके अपने मुफाद के खिलाफ हो, और आप सच हैं, ठीक है जी। A CA should not be associated with reports, returns, communication, or other information where they believe that the information contains a materially false or misleading statement. ठीक है जी। मतलब ये है कि एक डायरेक्टर साहब आपको कहते हैं, डायरेक्टर साहब ने सीएफओ को कहा, सीएफओ साहब ने असिस्टेंट मैनेजर को कहा कि क्या करो, एक रिपोर्ट इन लोगों को मेल कर दो, ठीक हो गया, एक रिपोर्ट इनको मेल कर दो जिसमें तुमने बता देना है कि जनाब हमारी जो प्रॉफिट जो है ना वो 50 मिलियन क्रॉस कर गया। वो कहेगा सर 50 मिलियन तो नहीं है, ये तो 49 मिलियन है। वो कहेगा ठीक है यार, 1-2 मिलियन का हम क्या करेंगे, प्रोविजन वगैरह डाल डूल के ना 50 मिलियन बना दें, टेंशन ना लो। अब असिस्टेंट मैनेजर को पता है कि हकीकत में प्रॉफिट कितना है, 49 मिलियन। मेरा सीएफओ मुझे कह रहा है कि क्या करो, 50 मिलियन करके रिपोर्ट ईमेल कर दो डायरेक्टर। पॉइंट समझ लगे कि नहीं लगे? अब अच्छा, अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, सीएफओ इसको फायर कर देगा। सीएफओ इसका सीनियर है, इसका ये एफसी है, 15 साल हो गए इसको काम करते हुए, और ये एसीए है, इसको भी 2 या 3 साल हुए। तो उसको टेंशन है कि यार मेरा बॉस कह रहा है, बॉस की गल ना मानो। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो 40 मिलियन की एक्चुअल प्रॉफिट है, और ये सीएफओ इसको कह रहा है कि भाईजान तुम 50 मिलियन की वर्किंग करके ना डायरेक्टर को मेल कर दो। तो ये लिखा हुआ एसीए शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, returns, communication, or other information where they believe that information contain a materially false or misleading statement. वो कहता है ऐसी कोई मेल ना करे। पहली बात समझ आएगी, ऐसी कोई मेल ना करे जिसमें इंफॉर्मेशन जो है मिसलीडिंग हो, फॉल्स हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला पॉइंट, कंटेन्स स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रेकलेसली, या उस तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है, सीएफओ आया उसने कहा यार इस रिपोर्ट पे साइन कर दे जल्दी जल्दी, अब आपने पढ़ी भी नहीं, बात में लगी नहीं लगी, वो आपसे साइन करवा के आगे जमा करने लगा। आप कहेंगे सर मुझे पढ़ने तो दें, वो कह रहे पढ़ना कि यार मैं देखा सारा को, तो बस साइन कर। पहली बात तो यह है कि अगर सीएफओ आपसे साइन करवा रहा है, इसका मतलब है आपका स्टेक बीच में है। अगर आपका स्टेक बीच में नहीं है तो फिर वो आपसे साइन क्यों करवा रहा है, वो तो सीनियर है। कल को आपका नाम इस्तेमाल होगा कि सर मैंने और फलाने तीनों ने साइन किया है, इसका मतलब है तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब वो मैनेजर कह सकता है सर आपके साइन हुए हैं काफी है, मेरा साइन क्यों जरूरत है आपको, क्योंकि मैं साइन करूंगा तो फिर कल को मुझसे भी पूछेंगे भाई तू भी साइन किए थे, और अगर साइन किए थे इसका मतलब मैंने सही पढ़ा है, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। तो बात लगी नहीं लगी? जब आप चेक पे साइन करके चेक पकड़ाते हैं किसी को, इसका मतलब आपने हर एक चीज चेक की है कि यार इसी बंदे को मैंने पैसे देने, किसी और को तो नहीं देने। ये जो ब्लैंक चेक पे साइन करके पकड़ा रहे थे वो कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर बैंक वाले ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है आपने साइन पहले किए हो और अमाउंट बाद में लिखी गई हो। बैंक वाले भी कहेंगे यार तू बेवकूफ है, लोग साइन एंड पे करते हैं तो उन्हें सब तो पहले किए हुए हैं। तो हर शय वेरीफाई कर फिर साइन कर। जैसे आप कोई एप्लीकेशन देते हैं तो क्या साइन शुरू में कर देते, साइन एंड पे किए जाते हैं, ताकि आपने जो चीजें लिखी हैं आपको पता हो कि यार ये मेरा कहने का मकसद यही है जो लिखा हुआ। लेकिन अगर आपसे कोई यार एप्लीकेशन में लिख लेंगे तो बस साइन कर दे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। आप अपने साथ करते हैं, आप प्रोफेशनली आपको चीजों को पता ही नहीं है कि करना क्या होता है, ठीक है जी। अब सीएफओ कह रहा है असिस्टेंट मैनेजर को साइन कर दे, रिपोर्ट जमा करानी है। ठीक है सर मुझे पढ़ने तो दें। सीएफओ कहना यार तेनों मेरे तो बहुत आंदा है, ठीक हो गया। तो कहता है अगर ऐसी कोई आपसे जल्दी जल्दी पे साइन करवाए ना रेकलेसली, तो आप ना करें। दोबारा पढ़ लो, सीए शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन वेयर दे बिलीव दैट इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रेकलेसली, या तो झूठी है। अब यहां पे वो झूठे होने का इल्जाम नहीं लगा सकते, वो ये नहीं कह सकता झूठी है, वो कहेगा सर इतनी जल्दी क्या, मुझे पढ़ने तो दे, मैं पढ़ के साइन करूंगा। बात समझी नहीं लगी? अब तीसरा, omit or obscures the information required to be included where such information or obscurity would be misleading। कहता उसमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मिस कर दी गई है। अर्निंग पर शेयर की फिगर लिखी नहीं गई, अर्निंग पर शेयर हमारी डाउन होगी, वो लिखी नहीं गई। अब पहला पॉइंट तो ये है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है बिल्कुल ठीक है, फॉल्स नहीं है। नंबर 2, आपने बड़ी डिटेल में पढ़ी है,
तो रेकलेसली वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। लेकिन आपने डिटेल में पढ़ने के बाद ये नतीजा निकाला है कि उसमें एक चीज मिसिंग है। मिस होना अलग पॉइंट है, झूठा होना अलग पॉइंट है। अब एक चीज ओमिट कर दी गई है, ठीक हो गया। आप उसको झूठा नहीं कह सकते, लेकिन आप उसको ये जरूर कह सकते हैं कि इसको जो बंदा पढ़ेगा वो गलत नतीजे पे पहुंचेगा, तो भी आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि उस इंफॉर्मेशन पे साइन ना करें। यहां तक की बात समझ लगी। और शुड नॉट बी एसोसिएटेड का मतलब यह है कि वो उसके साथ उस सारी सिचुएशन के साथ अपने आप को अटैच भी ना करे। मतलब अगर फर्ज करो जबरदस्ती किसी एफसीए ने, किसी सीएफओ ने आपको कहा दिया यार वो मेल कर दो, आप कर दें मेल फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन थोड़ी देर बाद एक और मेल भी कर दें कि सर प्रीवियसली जो मैंने मेल की थी ना वो गलती से हो गई थी, वो मेल रेलिवेंट नहीं है, ताकि जिसको मेल की गई है उसको पता हो कि यार इस बंदे ने बाद में ये बात भी बताई थी। 10 साल बाद जब केस खुलेगा तो कहा जाएगा यार इसमें झूठी बातें लिखी हुई थी, तो बंदा 10 साल बाद ये भी कहेगा सर उसी वक्त 2 मिनट बाद आपको मैंने दूसरी मेल भी की, तो ये बच जाएगा। ठीक है, वो तो किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है ना कि मैंने दूसरी मेल की थी कि नहीं की थी। वो तो कल को पकड़े गए तो फिर सारे पकड़े गए तो आपने अपने आप को बचाना है। आप इन्हें सर देखें वो दूसरी मेल भी मैंने की थी, कि पिछली मेल जो है वो गलत है, वो किसी प्रेशर में आगे की थी या जो भी किया था वो अलग बात है, लेकिन बाद में मैंने आपको अपना स्टांस क्लियर कर दिया था कि ये वाली मेल ठीक नहीं है। इंटेग्रिटी समझ आ गई थी। इंटेग्रिटी ये है कि भाईजान जो असूल है ना, असूल पे काम रहना है, चाहे आपका सीनियर आपको जो मर्जी कहता है। असूल ये है कि भाईजान 50 मिलियन का प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिविटी, मेंबर शुड नॉट अलाउ बाइएस। बाइएस का मतलब ये होता है कि आपके भतीजे भांजे की कोई फर्म है या कंपनी है और आप उसका ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आप हमेशा उसके बारे में एक नरम रवैया रखेंगे। उसकी कोई फ्रॉड पकड़ा भी जाएगा तो आप उसको कहेंगे यार ठीक है तू छोटा, मैं तुम्हें माफ कर रहे हैं। बात समझ लगी कि नहीं लगी। तो बाइएस का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर, आपके किसी बंदे के बारे में जो आप काम करते थे, अपने कैलकुलेशन करते थे, वो उसके बारे में आप हल्का हाथ रखा हुआ, तो ये बाइएस है। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। यहां तक की बात लगी, ये पढ़ ले जरा। पढ़ लिया थी। बाइएस समझ आ गया आपको? बाइएस क्या होता है कि आप सारी दुनिया का ऑडिट कर रहे हैं, अब अपने भतीजे का भी ऑडिट कर रहे हैं, या आपका भतीजा आपका जूनियर है, जिस कंपनी में आप काम करते हैं एज एफ सी ए, वहां पे आपका जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, वो आपका बेटा है या भतीजा, तो उसके काम में अगर कोई कल को मसले भी होंगे तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। मेंबर शुड नॉट अलाउ बाइएस। तो वो कहता है कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए बाइएस, तो आप उसको क्या करो, साइड पे करो। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी, इसमें कन्फ्लिक्ट ना आ जाए। ये भी वही पॉइंट है कि आपका बेटा घर में आपका बेटा है, लेकिन कंपनी में आपका बेटा नहीं है। कंपनी वो आपकी टीम का हिस्सा है, तो जिस तरह से बाकी टीम मेंबर से काम लेते हैं उस तरह से इस टीम मेंबर से भी काम लें। तो अगर आप कंपनी में बेटे को बेटा समझ के ट्रीट करेंगे, मतलब फैमिली वाला स्टेटस उसको कंपनी में आप दे रहे हैं, इसका मतलब है आप पर्सनल लाइफ को
प्रेफर कर रहे हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी को पीछे छोड़ रहे हैं। समझ लगी बात? और अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या है कि आपका सीनियर ने आपको कहा भाईजान ये करो, और आपको करना पड़ रहा है। बात से लगी नहीं लगी? या जिस तरह से बेटे ने देखा कि बाप फलां फिगर में फंस गया है, बाप ने फलां रिपोर्ट जमा कराई थी, उसमें कुछ गड़बड़ निकल आई है, और बेटा कल को जाके क्या, सर ये गलती जो है ना फलां मुझसे हुई है, अब्बू से नहीं हुई। तो क्या है जी? अनड्यू इन्फ्लुएंस, बाप का अनड्यू इन्फ्लुएंस था। ठीक है जी? मतलब उसकी जगह कोई और होता तो ये कभी बात ना करता। Of others to override their professional or business judgment. A CA may be exposed to situation that may impair objectivity. Impair objectivity का मतलब यह है कि बायसनेस उसमें आ जाए, क्या आ जाए? बायसनेस आ जाए, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाए, या अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाए। इन तीनों में से कोई चीज भी आ जाएगी तो इसका मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है जी? ऑब्जेक्टिविटी का वर्ड जब भी आएगा बच्चों, तीन बातें याद रखनी, क्या? बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन तीनों में क्या फिट होता है? ऑब्जेक्टिविटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। जहां पे मसला आएगा कम्युनिकेट करने का किसी पार्टी के साथ, वहां पे इंटेग्रिटी फिट होगी। क्या फिट होगी? इंटेग्रिटी। और जहां पे मसला आएगा बायसनेस का, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का और अनड्यू इन्फ्लुएंस का, वहां पे क्या फिट होगी? ऑब्जेक्टिविटी। अब यहां पे कोई कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही, ऊपर बात हुई है ईमेल की, ऊपर बात हुई है कम्युनिकेशन की, ऊपर बात हुई है रिटर्न की। तो जहां पे किसी दूसरे बंदे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, रिपोर्ट जमा करवानी है, ईमेल करनी है, व्हाट्सएप करना है, तो वहां पे कौन सा एथिक फिट होगा? इंटेग्रिटी। लेकिन जहां पे दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करनी, आप खुद से ही लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर, बायसनेस के लिए आपको किसी और से बताने की जरूरत नहीं है। आपके अपनी पर्सनैलिटी के अंदर ये आप फील कर रहे हैं कि अगर ये बंद हरकत कोई और करता तो मैं उसको थप्पड़ मारता, लेकिन ये चूंकि मेरा बेटा है तो मैं इसको कुछ नहीं कह रहा। तो ये आपने किसी को ईमेल नहीं की, आप अपने अंदर ही ये चीज जो है वो उसमें कन्फ्लिक्ट का शिकार है। ये क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो गई। यहां तक की बात लगी। द रिलेशनशिप दैट बायस और अनड्यूली इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट शुड बी अवॉइडेड। वो कहता है ऐसे रिश्ते जो है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर ये चीज पैदा हो जाए, उसको बिजनेस में इन्वॉल्व ना करें। और जिस कारोबार में आप जो नौकरी करते हैं, वहां पे फिर अपने बेटे को रिकमेंड ना करें, अपने भतीजे को रिकमेंड ना करें। अपने बेटे को, अपने भतीजे को कहें यार फलां फलां मेरा दोस्त है, उसकी कंपनी, उसमें चला जा, मेरे पास ना आ। ठीक है जी? क्यों? अगर तू मेरे पास आएगा, मैं अपनी ड्यूटी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों, इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी में फर्क समझ आ गया? अब अगला है जी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड यू केयर। Practicing as CA involves a commitment to learning over one's entire working life. Members have a duty to maintain their professional knowledge and skill at such a level that a client or employer receive a competent service based on current development in practice. Current development in practice का मतलब ये है जी, फर्ज करो आप, हमने जब अपने जमाने में जब सीए कर रहे थे, तुमने IAS 17 पढ़ा था लीज का, फिर वो क्या हो गया? चेंज हो गया। वो क्या हो गया? चेंज हो गया। IFRS 16 बन गया, वो हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हमें पढ़ना पड़ा पढ़ाने के लिए। बात में लगी? तो इसका मतलब क्या है? एक सीए को अपने आप को क्या करना पड़ता है? अपडेट करना पड़ता है, अपडेट रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं रखेगा तो जहां पे वो नौकरी कर रहा है वहां पे वो करंट स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं, 15 साल पुराने स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहे। बात में लगी? वहां पे कौन स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे हैं? करंट वाले। IAS 17 तो खत्म हो गया, जब खत्म हो गया तो बात खत्म होगी। ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या है कि हम IAS 17 को ही पढ़ाते रहे अब, क्योंकि हमने वो पढ़ा था? नहीं, हमने अपने आप को अपडेट किया, उसका नॉलेज को डिलीट किया, नया नॉलेज को हमने अक्वायर किया, ताकि हम
इस वक्त जो करंट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। यह है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। इसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मेंबर्स शुड एक्ट डिलीजेंटली एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। कोई भी टेक्निकल स्टैंडर्ड आता है या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड आता है, वो उसके मुताबिक अपने आप रवैये को बदल लेंगे, उसके मुताबिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को बदल लेंगे। कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट डेवलप्स, ये सीपीडी आईकैप करवाता है। आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पे कुछ सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं जो आईकैप करवाता है। हर महीने कोई ना कोई सेरेमनी, कोई वर्कशॉप हो रही होती है आईकैप की, जिसपे नीचे मेंबर अटेंड कर रहे होते हैं उसको। उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें बताते हैं कि इंडस्ट्री में इस वक्त लेटेस्ट स्टैंडर्ड कौन से हैं और उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होनी है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या आपकी रिपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। डेवलप, जिस तरह से आजकल सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के ऊपर आईकैप सेमिनार करवा रहा है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फ्यूचर में इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। यूरोप में तो मेरा ख्याल है स्टार्ट हो गए हैं, पाकिस्तान में शायद टाइम लग जाए उसको इंप्लीमेंट होते होते। लेकिन आईकैप अभी से चार्टर्ड अकाउंटेंट को तैयार कर रहा है कि भाई आप जिस सेक्टर में बैठे हुए हैं वहाँ वहाँ पे अगर कल को ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो गया तो आपको एडवांस में पता होना चाहिए कि इसमें क्या है। ठीक है जी। अब आपके सीए में पेपर भी आ जाएगा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, नाम सुने ना, फाइनल में एक पेपर आ जाएगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यूरोप में ये काम इस पे हो चुका है, अब हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उस पर काम शुरू होने जा रहा है। तो लिहाजा वैसे तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इंडिया जैसे मुल्क में, बांग्लादेश जैसे मुल्क में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते होते 10 साल लग जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अकाउंटिंग, चूंकि आप आईएफआरएस फॉलो कर रहे हैं तो आईएफआरएस में जो चीज़ आ गई है वो आ गई। ठीक है जी। Continuing professional development develops and maintains the capabilities that enable a CA to perform competently within the professional environment। तो कहता है ये कॉन्टिन्यूस जो हम आपके वर्कशॉप्स करवाते हैं, इससे होता भी यही है, इंप्रूवमेंट आती है कि अगर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने वर्क रूटीन में डेली बेस पे क्लरिकल वर्क कर करके कहीं पे स्टक हो गए हैं, तो इस तरह की वर्कशॉप आपको थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे, आप ग्रो करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, members must respect the confidentiality of information acquired as a result of professional and business relation and should not disclose such information to third parties without authority or unless there is a legal or professional right to or duty to disclose। confidentiality का कंसेप्ट ये है बच्चों, इस डायरेक्टर ने इस सीएफओ को इन्फॉर्मेशन दी कि यार हमारी अर्निंग जो है ना अगले साल बेड़ा गर्क हो जाएगी क्योंकि हमारा फलां जो प्लांट है ना वो डिफेक्टिव हो गया, उसमें भी बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट आ गया, लेकिन अभी तुमने ये बात किसी को बतानी नहीं, क्योंकि ये बात अगर हमारे कंपटीटर को पता चल गई तो वो इसका बहुत बड़ा फायदा उठाएगा। 6 अरब रुपए का प्लान है, प्लान को एक रातों रात चेंज भी नहीं कर सकते। हमने किसी ना किसी तरीके से इस चीज को हमने क्या करना है, मैनेज करना है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। कंपटीटर को पता लग गया, वो जियो पे और ARY पे इश्तिहार चला देगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो डायरेक्टर सीएफओ को उसी वक्त बताएगा जब डायरेक्टर को सीएफओ पे भरोसा होगा। अगर डायरेक्टर को पता है कि सीएफओ तो मुंह फट है, ये रात को अपने दोस्तों यारों के साथ बैठा होता है और इसका एक दोस्त जो है वो कंपटीटर की कंपनी में सीएफओ लगा हुआ है, तो ये उसको बात बता देगा, अल्टीमेटली तो कंपटीटर तक ये बात पहुंच ही जानी है। तो डायरेक्टर सीएफओ को भी कोई बात है नहीं बताएगा। लॉजिक समझ आई? लेकिन अगर डायरेक्टर को भरोसा हुआ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट है, आपको पता है कि एथिक्स कहते हैं कि अगर मेरे तक कोई इन्फॉर्मेशन है कंपनी की और मैं उसको कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, अगर आप ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो डायरेक्टर को फील हो जाएगा कि इसको जो बात बताते हैं आगे नहीं बताता, तो डायरेक्टर उसके साथ फ्रीली कम्युनिकेट करेंगे। फिर डायरेक्टर को कोई टेंशन, वो बात करते वक्त सोचेगा नहीं कि आप पता नहीं की करें। ठीक है जी। As a result of professional and business relations and should not disclose such information to third parties without authority or unless there is a legal or professional right or duty to disclose। अच्छा जी, पहली बात तो ये वो किसी को नहीं बताएगा। हाँ, अगर लॉ कहता है कि भाईजान बताओ, फॉर एग्जांपल इनके ऊपर केस हो जाता है, इनके ऊपर क्या होता है, केस हो जाता है और केस में विटनेस के तौर पे आपको लाया जाता है, और अब आपको लॉ कहता है कि भाई बताओ क्या हुआ था, तो अब ये बताएगा कि जनाब मुझे फलां तरीके और डॉक्टर साहब ने कहा था कि मेरे प्लान में ये मसला है। पॉइंट सुन लगे? अच्छा, लॉ ने आपको ना रोका है ना बताने की कोई, उसने कोई आपको पाबंदी लगाई है कि बताओ। पॉइंट समझ लगे?
लॉ की तरफ से कोई क्लॉज मौजूद नहीं है, ना बताने की ना रोकने की। तो फिर अगला काम जो होगा वो अपने अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को देखनी है। आपने आई कैप को देखना है, आपने अपने एथिक्स को देखना है कि क्या मुझे एथिक्स, मेरे प्रोफेशनल ड्यूटी मुझे इजाजत देती है कि मैं इसको बताऊं कि ना बताऊं। ठीक है, प्रोफेशनल राइट, लीगल राइट नहीं, प्रोफेशनल राइट। फर्क है प्रोफेशनल राइट में लीगल राइट में, क्योंकि लीगल राइट आपको लॉयर बताएगा, प्रोफेशनल राइट आपको सीए बताएगा कोई। Confidential information required as a result of professional and business relations should not be used for personal advantage of member or third parties। क्या मतलब है? अब यहाँ पे अगर पता चल जाए कि यार कंपनी की प्रॉफिट जो है बढ़ गए हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई, आप अपनी बीवी को बता दें कि हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने जा रहे हैं, तुम अपने भाई को कहो इसके शेयर बाय करना। अब भी रिपोर्ट पब्लिश होने में टाइम लग जाना, महीना 2 महीना, आज ही जाओ स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय करो, लेकिन शेयर में से जो प्रॉफिट होगा 50% हमारा। अब बीवी के भाई ने शेयर बाय किए हैं, मेरे ऊपर तो नाम नहीं आएगा। अब बीवी का भाई मेरा बेटा भी नहीं है, डायरेक्ट मेरे डिपेंडेंट भी नहीं आता। ठीक हो गया, लेकिन बहरहाल आपने किस एथिक्स की क्लॉज को तोड़ दिया है? कॉन्फिडेंशियलिटी। आपने बात अपनी बीवी को बताई, उसी वक्त कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी। यहां तक की बात लगी। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, जो बिजनेस रिलेशन की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी, मतलब अगर आप सीएफओ ना होते तो आपको ये बात पता ही नहीं चलती। शुड नॉट बी यूज फॉर पर्सनल एडवांटेज। अब बात होने लगी, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मेंबर्स आर थर्ड पार्टीज, थर्ड पार्टीज में ये भी शामिल है बीवी का भाई। ये आप ये भी कर सकते हैं कि आप दूर के अपने किसी रिश्तेदार को बता दें कि यार हमारी कंपनी के शेयर जो है ना इस तरह से है, मैंने तुम्हें कर्जा देना था ना, और मैंने तुमसे कर्जा लिया था, पैसे वापस करने थे ना, हाँ फलां कंपनी के शेयर बाय कर लो, ठीक हो गया, तो तुम्हें 2 या 3 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी जिसकी बेस पे तुम्हें प्रॉफिट होगा, मेरा लोन माफ कर दो। ठीक है जी। तो बेसिकली आपने क्या किया, वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो आपको कंपनी की वजह से पता थी, मतलब अगर आप वहां उस सीट पे ना बैठे होते आपको पता ना होती, तो वो फिर आपका अपना तो पर्सनल एक्सपर्टीज नहीं है ना, वो तो आपकी पोजीशन थी, और पोजीशन आपको कंपनी ने दी थी, तो कंपनी की दी हुई अथॉरिटी का आपने मिस यूज किया है। यहां तक की बात सुन लगी। प्रोफेशनल बिहेवियर, members must comply with relevant law and regulation and should avoid any action with which discredit the profession। वो कहता है कि आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से प्रोफेशन का इमेज खराब हो, प्रोफेशन का इमेज खराब हो। फॉर एग्जांपल, मतलब आप किसी सीए को नहीं देखेंगे वन व्हीलिंग करते हुए, मेरी बात सुन लगी, कोई सीए आपको किसी डांस पार्टी में डांस करते नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाईजान आपकी रिक्वायरमेंट ये है, प्रोफेशनल बिहेवियर रिक्वायर ही आपसे ये करता है कि आप ना सिर्फ दिन के वक्त बल्कि रात के वक्त, ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि प्राइवेटली भी, आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे मीडिया वाले आए कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? मतलब वो लोग ये नहीं कहेंगे भाई मैं सीए हूं तो मैं दिन के वक्त हूँ, कंपनी में जाके देखो मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ, रात को तो मेरी पर्सनल लाइफ है। तुम कौन होते हो मेरे डिग्री को बीच में लेके आने वाले? अगर मैंने हवाई फायरिंग की है न्यू ईयर नाइट पे, तो आपको क्या तकलीफ है? सारी दुनिया कर रही है, तुम बीच में मेरी सीए की डिग्री को क्यों लेके आ रहे हो? ठीक है जी, मीडिया वाले नहीं माफ करें। ठीक है, दे शुड बिहेव विद courtesy एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स ऑल with whom they came into contact in a professional capacity। कहते हैं वो बड़े तमीज से बात करेंगे, एंड कंसिडरेशन टुवर्ड्स ऑल with whom they came into contact in a professional capacity। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं शादी ब्याह होती है, शादी ब्याह के मामला होते हैं, आप बीच में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया, तो आपने ऐसे बिहेव करना जैसे लोग आपके बारे में आपके पीछे बात करें, यार बाकी पता लग रहा है सीए की था होने। ठीक हो गया। या आप कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी ने आपको भेजा है किसी क्लाइंट पे, यार फलां जो है ना पार्टियों से मीटिंग करके आओ और उनके साथ देखो कि क्या मामला, तुम्हारी कोई आपस में डील होती है कि नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल,
आप पेप्सी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको भेजा गया है कि पैकेजेस वालों से जाके डील करके आओ, तो अपने इस तरीके से वहां पे जाके बिहेव करना है कि लोग आपकी बात को वाकई प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू समझें। अगर आप हवाई बातें करेंगे कि हमारा प्रॉफिट इतना हो जाएगा तो हम आपको भी प्रॉफिट देंगे, वो कहेंगे यार लगता ही नहीं सी है, बहुत ही इस बच्चे ने बचकाना किस्म की हरकत की थी। ऊपर से पता लग जाएगा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कहते हैं इन्हें सीए किया है तो फिर भी चवल मारने, तो वो फिर आपको पीछे छोड़ के सीए को बदनाम करें। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कहता है आपने सिर्फ अपनी 9 to 5 जॉब के अंदर नहीं, उसके अलावा भी अगर आप बाहर किसी के साथ डील कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी और फैमिली वाइज भी आप डील कर रहे हैं, तो आपने ऐसे बिहेव करना है कि आप वाकई लोग कहेंगे यार इन्हें सीए की था। आपने ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से प्रोफेशन का बेड़ा गर्क हो जाए, क्योंकि लोग माफ नहीं करेंगे। लोग ये नहीं कहेंगे भाई ये बंदा सीए 9 to 5 है, 5 बजे के बाद ये सीए नहीं है, 5 बजे के बाद ये आम इंसान है। नहीं बात में लगी। एक डॉक्टर की निशानी है क्या कि उसने वाइट कोट पहना होता है, वो वाइट कोट उतार दे जो मर्जी करता फिरे। लेकिन एक दफा उसने कोई हरकत की, मीडिया वालों ने उसको पकड़ लिया और बाद में मीडिया वालों को पता लगा कि ये डॉक्टर था, तो मीडिया वाले फिर उस बंदे को भूल जाते हैं, डॉक्टरी के शोबे को रगड़ना शुरू शुरू कर देते हैं कि मुकद्दस पेशे का इसने क्या हशर कर दिया। पॉइंट समझ आया कि नहीं है? वो कहेगा यार मैं तो कोर्ट भी नहीं पाया, मैं तो अस्पताल में नहीं हरकत की थी, मैं तो बाहर सड़क तक की थी, तुम मेरे तक करो, तुम डॉक्टरी क्यों डोर पे। तो मीडिया वाले ये हरकत नहीं करेंगे कि आपको आपके प्रोफेशन से अलग कर सके, वो हर चीज में प्रोफेशन ले आते हैं। तो लिहाजा फिर आपके ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने हर एक पॉइंट पे हर टाइम पे अपने प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करना। ठीक है जी? अब ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, प्रोफेशनल बिहेवियर समझ आ गया, इसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें कम्युनिकेशन से रोका गया है। ठीक हो गया नहीं? प्रोफेशनल कंपटीशन ड्यू केयर, आपने अपना नॉलेज लेना है, नॉलेज अटेन करना है और उसको इंक्रीज करना है। बात समझ लगी? ऑब्जेक्टिविटी में क्या तो हमने डिस्कस किया था कि कोई रिश्तेदारी ना हो, और इंटेग्रिटी में, कम्युनिकेशन में, अगर आपसे कोई बंदा गलत बात मनवाने की कोशिश करता है, फौरी तौर पे आप उसको क्या कर दें, अपने आप को अलहदा कर लें उससे। 3 यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमने बात की है, झूठी इंफॉर्मेशन, फॉल्स, रेकलेसली जल्दी जल्दी में साइन करवाया, झूठी साबित नहीं कर सकते आप लेकिन जल्दी जल्दी में साइन क्यों करवाया। तीसरी बात कि झूठी भी नहीं है, रेकलेसली भी नहीं है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि यार इसमें ये बात मिसिंग है, सारी रिपोर्ट ठीक है ईपीएस की तरह, यहां तक की बात सुन लगी। कोई चीज ओमिट कर दी गई है और आपको फील हो रहा है कि ओमिशन से अगला बंदा गलत बात का नतीजा निकालेगा, तो इसका मतलब है ये भी आपकी जिम्मेदारी कि उस ओमिशन को पूरा करो। ठीक है जी? अब थ्रेट, कौन कौन से थ्रेट आते हैं जिसकी वजह से आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है या आपका प्रोफेशनल बिहेवियर खतरे में पड़ सकता है? ये सारे जो आपके कोड हैं ये सारे थ्रेट में पड़ जाएंगे। पहला है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जहां पे आपके अपने पैसे मारे जा रहे हो। सबसे पहले एग्जांपल दी थी, वो परवीन की फिगर ठीक करोगे तो अपनी बोनस बढ़ जाएगा, वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट ये होता है कि आपको अपना ही काम चेक करना पड़ जाए, तो आप अपना ही काम दोबारा चेक करेंगे तो उसमें गलती निकालेंगे? कभी भी नहीं निकालेंगे। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? मतलब हमने हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम काम करते थे जीडी में, ग्रैंड थॉट में, ऑडिट करते थे। अब एक इदारा था, एजुकेशन का इदारा था, उसका हम इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? 3 या 4 साल पहले उस इदारे ने सर्वे कराए थे पाकिस्तान में कि कितने बच्चे मार्केट में वेले बैठे हुए जिनके मापियों कोई नहीं है, या मापियों हैं इतने गरीब हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो छोटे मोटे कारोबार, छोटे मोटे काम कर रहे हैं बच्चे, कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई चिप्स बेच रहा है, कोई बिस्किट बेच रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह की एक्टिविटी से वो पैसे कमा रहे हैं। ठीक है जी? इन्होंने सर्वे करवाया कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पाकिस्तान में स्कूलों में जा ही नहीं थे। उन्होंने सर्वे 2 जगह से करवाया था, एक करवाया था ईवाई से और एक करवाया था जीटी से, जीटी इस्लामाबाद से। कहाँ से कराया था? हम जीटी लाहौर में काम कर रहे थे। बात में लगी कि नहीं लगी? तो वो 3 या 4 साल पहले की बात है। अब हम जब ऑडिट कर रहे थे ना, तो हमारे सामने ये डाटा आया
कि भाई इस चीज को भी चेक करो, ये सही काम किया था इन्होंने कि नहीं किया। अब ईवाई का काम तो आराम आराम से चेक कर सकते थे। क्यों? क्योंकि भाई वो तो एक थर्ड पार्टी थी जिसने उनका काम किया था। लेकिन अब हम जीटी लाहौर वालों ने जीटी इस्लामाबाद का काम चेक किया तो उसमें टेंशन होगी कि अगर हमने कीड़ा निकाला, हम तो अच्छे बन जाएंगे, वो बुरे बन जाएंगे। ठीक हो क्या? और अगर हमने कीड़ा ना निकाला, वो बच जाएंगे लेकिन हम बुरे बन जाएंगे। अब वो और हम एक ही पार्टी है। वो कहेंगे अच्छा, अब दोनों सूरतों में मर लिए, फड्डा है। फड्डा क्या है? उनके कामों में कीड़ा निकाला हमने, तो कहेंगे यार जीटी के कामों में कीड़ा निकल रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हारे काम में भी कीड़े होंगे, वो तुम्हारे ही भाई है ना। अच्छा, अगर हमने कीड़ा ना निकाला तो कहेंगे तुमने अपने वालों को बचा लिया। तो दोनों सूरतों में फंस जाएंगे। यह सेल्फ रिव्यू थ्रेट। बात समझ लगी है? तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम कहेंगे भाई हम इसको रिव्यू नहीं करेंगे, इसको कर लेते हैं। इसका रिव्यू तुम किसी और से करवा लो, हमारे काम की इज्जत भी बच जाएगी जो करंटली हम कर रहे हैं। लॉजिक समझ आएगी कि नहीं? यह है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, कि अपनी ही कंपनी ने 2 साल पहले इसी का ऑडिट किया था और हम उस काम को चेक करने जा रहे हैं। ठीक है जी? तो ये थ्रेट कौन सा है जी? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आप अपने ही काम को खुद चेक करें। तो अगर कीड़े निकाले, ठीक हो गया, इसका मतलब आपने काम पहले ठीक है नहीं किया, तो अब क्या गारंटी कब ठीक कर रहे हैं? नंबर बनाने के लिए अब कीड़े निकाल रहे हैं। ठीक है ना? मतलब आप कीड़े निकाल के साबित कर रहे हैं कि मैं मेरे काम में गलतियां हैं। जैसे आपका करंट वाला काम, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगने के हो सकता है इसमें भी गलतियां हो क्योंकि तुमने ही पहले किया था। ठीक है जी? एडवोकेसी। एडवोकेसी थ्रेड का कंसेप्ट ये है कि आप अपनी कंपनी के एडवोकेट बन गए हैं। डायरेक्टर साहब ने कहा है कि फलां कंपनी के साथ जाकर डील करके आओ। अब फलां कंपनी के किसी मैनेजर के सामने आप बैठे डील कर रहे हैं, तो अब अपनी कंपनी का क्या है? एडवोकेट है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। आप अपनी कंपनी के खिलाफ बात करते वक्त फिर आपको टेंशन होगी, आपको पता लगा हमारी कंपनी में फलां फलां ब्लेंडर है, लेकिन आपको फिर भी क्या करना पड़ा है? उसको डिफेंड करना पड़ेगा फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव है। तो एथिक्स कहते हैं कि भाईजान, अगर आपकी कंपनी में ब्लेंडर हैं, अब आप इस पोजीशन में हैं कि आपको डिफेंड करना पड़ रहा है, तो कल को यही चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी कि तुमने फलां रिपोर्ट को कहा तो बिल्कुल ठीक है, जबकि 2 साल बाद पता लगा उसमें गलतियां। इसका मतलब है ये कौन सा थ्रेट होगा? एडवोकेसी थ्रेट। जब आप अपनी कंपनी को तीसरी पार्टी के सामने डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है जी? फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट का मतलब ये है कि आप अपने प्रोफेशन में काम करते करते एक बंदे को 15 साल से जानते हैं। अब वो आपका भाई नहीं है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है, बेटा नहीं है, बाप नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन आपका 15 साल के साथ उसका ताल्लुक है। तो एक वक्त आएगा कि आपके पास उसकी मिस स्टेटमेंट या फ्रॉड की वैल्यू फिगर भी आएगी, फ्रॉड की इंफॉर्मेशन भी आएगी। आप कहेंगे यार चल छोड़ देने, खैर मैं उस बंदे ने 15 साल तो जानूँ। तो ये कौन सा थ्रेट है? फेमिलियरिटी, कि आप उससे इतने ज्यादा फेमिलियर हो गए हैं कि अब आपको उसकी एक बात जो किसी और के अंदर से निकली होती है, आप उसको पकड़ के रगड़ देते हैं। ठीक है जी? अब वही चीज, वही मसला उसके बारे में निकला है। बात से लगी कि नहीं लगी? मतलब एक सीएफओ है, एफसीए है, और आप नीचे सीनियर मैनेजर के पोस्ट बैठे हुए हैं और आप भी एफसीए हैं। इस कंपनी में आप दोनों आए थे इकट्ठे 15 साल पहले। इसकी उम्र इस वक्त 50 साल है और आपकी उम्र 45 साल है। तो 15 साल पहले आने का मतलब यह है उस वक्त इसकी उम्र क्या होगी? 35। और इसकी आपकी उम्र क्या होगी? 30। आप दोनों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो अब आप 15 साल से एक ही प्रोफेशन में एक ही कंपनी में काम करें, तो आप एक दूसरे को जानते हैं। तो जब आप एक दूसरे को जानते हैं, 15 साल हो गए हैं, हालांकि आपका कोई भाई बहन का रिश्ता नहीं है, कोई माँ बाप का कोई कोई दूध का कोई रिश्ता नहीं, तो फिर भी हो सकता है कि इसकी गलती सीएफओ छुपा दे और ये सीएफओ की गलती छुपा दे। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये कोई ऐसी गलती जो हाईलाइट हो कि उसको ठीक होना चाहिए था, आपने उस पर पर्दा डाल दिया। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे को जानते हैं 15 साल से। इसको कहते हैं फेमिलियरिटी थ्रेट।
यही वजह होती है कि जब एक सीए फर्म एक कंपनी का ऑडिट करती है तो 5 साल के बाद वो पार्टनर उस कंपनी का ऑडिट नहीं पकड़ता जिसको वो 5 साल से साइन कर। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि समझता है यार इस पेप्सी कंपनी में जितने बंदे बैठे सारे मेरे से फेमिलियर हैं। तो अब आप जो गलतियां निकाल सकते थे वो अब गलतियां नहीं निकाल रहे। वो कहेंगे यार ठीक है यार, कोई मिस्टेक होगी होगी, मैंने पता हुआ है जो बंदा नहीं है, उन्होंने की थी होगी। तो फिर ये है कि भाई आप क्या कर देते हो, पार्टनर चेंज कर देते हो। अब हो सकता है फर्म हम वही रखें, फर्म वही रहे, फर्म के अंदर 10 पार्टनर है, आपने मिस्टर ए के पास पहले 5 साल ऑडिट कराया, अब आप मिस्टर बी के पास चले गए। अब मिस्टर बी के लिए वो बंदे नए हैं, और मिस्टर बी मिस्टर ए के कहने पे आंखें भी नहीं बंद करेगा, क्योंकि उसको पता है कि कल को कोई पंगा निकला तो मैं जेल जाना, मिस्टर ए ने थोड़ी जेल जाना। बात सुन लगी? तो मिस्टर ए के कहने पे मिस्टर बी अपनी जिंदगी स्टेक पे नहीं लगाया। तो जो फेमिलियरिटी थ्रेट मिस्टर ए को है वो बी को नहीं होगा। ये बात सुनेंगे, मिस्टर बी को कहेगा यार तेरी मेहरबानी है, फलाना ट्रैक्टर बड़ा चंगा यार, वो तो कीड़े ना काट। वो कहेगा यार मैं, मेरी गल सुन, तेरा दिमाग ठीक है, मैं कीड़े ना कटा, साल 2 साल बाद कोई रिपोर्ट आ जाती है मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ जेल जाना, जेल ਤੇ मैं ही जाना, तो मैं तेरे पीछे लग के अपना फ्यूचर क्यों स्टेक पे लाऊं। पॉइंट समझ लगे? तो वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ठीक है जी। इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन होता है कि धमकी लगाना, जहां पे एफ सी ए जो होगा, वो सी एफ ओ जो होगा वो सीनियर मैनेजर को धमकी लगाए कि देख तेरे सीपीडीआर मेरे कंट्रोल में है, मैं तेरे बारे च रिपोर्ट जारी कर देना कि तू फ्रॉडुलेंट काम किया है, तो तेन पूरी इंडस्ट्री किसी ने नहीं रखना। तो आप धमकी लगा रहे हो, क्या काम कर, ए रिपोर्ट उत्थे कल, ठीक हो गया, तो जे नहीं कर लेगा तो तेन जॉब तो ही फारा कर देगा, तेरे बारे में मार्केट से खबर भी फैला देगा कि भाईजान ये बंदे ने फ्रॉड किया है। तो ये इंटीमिडेशन थ्रेट, ये पांचों थ्रेट समझ आ गई थी? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी और इंटीमिडेशन थ्रेट। ठीक है जी। अब जब भी ऊपर वाले प्रिंसिपल वायलेट होंगे ना, तो वो इन में से कोई ना कोई एक थ्रेट उसके अंदर जरूर मौजूद हो। ठीक है जी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट, मतलब आपको बोनस मिलना था, कंसर्न ओवर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, बाहर के क्लाइंट से आपके ऊपर प्रेशर, कंपटीटर की वजह से प्रेशर है। एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है कि जिसने आपको रखा हुआ है उसके अलावा कंपटीटर से आपको थ्रेट है कि भाई जन इन्फॉर्मेशन दो थोड़ी कंपनी च की हो रहा है, वरना थोड़े बेटे ने उसी रखा है ना जो अपनी कंपनी के उन्हें जलील कर देंगे। ठीक है जी। तो ये फिर कौन सा थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट मैंने आपको बता दिया, एडवोकेसी भी बता दिया, फेमिलियरिटी थ्रेट, ए सीए इन बिजनेस इन ए पोजीशन टू इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल reporting or business decision having an immediate or close family member who is in a position to benefit that influence। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब बेटा भी तो फेमिलियर ही है ना। ठीक है जी। लॉन्ग एसोसिएशन विद बिजनेस कॉन्टेक्ट इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन, लॉन्ग एसोसिएशन से क्या मुराद है, कितने साल हो गए हैं आपको उस कारोबार में काम करते हुए, सारे लोग आपको जानते हैं। acceptance of a gift or preferential treatment unless the value is clearly insignificant, ये जो ऑडिटर जाते हैं क्लाइंट पर, वहां से अच्छे खासे उनको गिफ्ट मिलते हैं, तो गिफ्ट मिलने का मतलब यही है कि आपके साथ क्या हो रहे हैं, फेमिलियर हो रहे हैं। और फिर गिफ्ट देने के बाद वो कहेंगे यार ये छोटी छोटी मोटी जो कीड़े शीड़े हैं ना रिपोर्ट में, इसको इग्नोर कर दो। बात सुनेगी नहीं? इंटिमिडेशन थ्रेट, थ्रेट ऑफ डिसमिसल और रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट, कि तुम्हें फारा कर दिया जाए या तुम्हें किसी और डिपार्टमेंट भेज दिया जाएगा, तुम्हें दूर दूसरी जो ब्रांच है ना पत्तों की, वहां पे भेज दिया जाएगा। ए डोमिनेंट पर्सनैलिटी अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस डिसीजन ऑफ सीए, डोमिनेंट से मुराद है कि सीएफओ ने सीनियर मैनेजर पे प्रेशर डाला है, तो डोमिनेंट पर्सनैलिटी इंटिमिडेट कर सकती है। और समझ लगी जी?
अब बच्चों इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, सवालों के ऊपर ट्राई करते हैं कि सवाल आने कैसे और सॉल्व कैसे करने। अभी पहला सवाल पढ़ें जरा। उस्मान इज ए सीए एंड हैज बीन वर्किंग एज ए फाइनेंस डायरेक्टर इन मेहरान लिमिटेड। किसमें काम कर रहा है? मेहरान लिमिटेड में। फॉर द पास्ट 1 ईयर, 1 साल हो गया। ही रिपोर्ट्स टू सीईओ हु इज आल्सो ए सीए। पहले यहाँ पे आपने क्लियर करना है, उस्मान सीए है, किसके तौर पे काम कर रहा है? फाइनेंस डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहा है। और इसके ऊपर है कौन? सीईओ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी। अच्छा जी। Recently, Usman has received a bill issued by an advertising agency which is duly approved for payment by the director of marketing. इस उस्मान साहब को एक बिल मिला है, किसकी तरफ से आया है? Usman believes that the amount agreed to be paid under the contract far exceed the value of service to be provided by the advertising agency and that the payment would be redirected to obtain a sales contract. ठीक है जी। वो कह रहे हैं इसके इनवॉइस के ऊपर जो पैसे लिखे हैं ना, ये लिखे हैं 10 मिलियन। कितने लिखे हुए हैं? 10 मिलियन। लेकिन हमने जो सर्विस ली है वो 2 मिलियन की, तो 10 मिलियन का हम पेमेंट क्यों कर रहे हैं? उसने कहा मुझे सेल कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ, इनका दिखाओ जरा उस सेल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हो। उस्मान believes that amount agreed to be paid under, अच्छा जी, he has discussed the matter with CEO who has advised him to process the payment. अब उस्मान का बॉस कौन है? सीईओ। सीईओ ने कह दिया ठीक है, साइन कर दिया, मार दो। ठीक है जी। he has discussed, अच्छा जी, the CEO also informed Usman that if the said contract is secured, the management staff will be entitled to a handsome bonus. और वो कहते हैं कि अगर ये पेमेंट तुम कर देते हो और ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा उनके साथ एग्जीक्यूट हो जाता है तो सबको एक हैंडसम बोनस मिलेगा। अब उस्मान साहब टेंशन में कि यार इतनी तो इन्होंने सर्विस नहीं दी जितने हमसे पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। अब पॉइंट ये है फिर उस डायरेक्टर के साथ या उस फर्म के साथ, उस एजेंसी के साथ सीईओ का क्या लेना देना कि 2 मिलियन का काम की 10 मिलियन पेमेंट क्यों करवा? यहाँ तक की बात सुनेगी। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ सीईओ इज इन ब्रीच ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आई कैप, क्योंकि वो भी एक मेंबर है आई कैप का, तो उसके ऊपर क्या है कि वो किसी ना किसी कोड को तोड़ रहा है। ऑल्सो स्टेट द पोटेंशियल थ्रेट विद उस्मान। अब याद रखो कोड कौन तोड़ रहा है? सीईओ। थ्रेट किसको है? उस्मान को। क्यों? अगर उसने सीईओ की बात मान ली तो उसका भी कल को फ्यूचर को कैरियर बढ़ जाना है। बाजली विद उस्मान में फेस अंडर द सर्कमस्टेंस अलोंग विद अवेलेबल सेफगार्ड इफ एनी। और अगर उसके पास कोई सेफगार्ड है जिसको लगा के वो बच सकता है तो वो भी बता। 8 नंबर का सवाल है, इस तरह का आपको सवाल है पेपर में। स्टोरी समझ आ गई आपको? अब बच्चों देखते हैं कि इसमें क्या क्या करना है। अभी सोल्यूशन देखें। सीए शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप। ये हमने कहाँ पढ़ा था? उसने इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल फिट किया। याद है उसमें कम्युनिकेशन थी, इंटेग्रिटी में क्या थी, और यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है, इसलिए इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल फिट हुआ। ठीक है। सिंस द सीईओ एडवाइज Usman to process the payment about which Usman believed that the said payment is unreasonable and would be made to obtain a sales contract, therefore he is in breach of principle of integrity and professional behavior. अच्छा, याद रखना बच्चों, जहां पे भी कोई और प्रिंसिपल टूटेगा प्रोफेशनल बिहेवियर साथ जरूर आएगा, क्योंकि आपने प्रोफेशनली बिहेव ही नहीं किया। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल आपने तोड़ा, प्रोफेशनल बिहेवियर साथ फिट हो जाएगा। प्रोफेशनल कंपिटेंस आपकी ठीक नहीं है, प्रोफेशनल बिहेवियर साथ फिट हो जाएगा। इंटेग्रिटी में मसला है, प्रोफेशनल बिहेवियर साथ फिट हो जाएगा। हर जगह पे प्रोफेशनल बिहेवियर फिट हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोफेशनल बिहेवियर होता तो अब ये करते ही ना। ठीक है जी। इन द गिवन सर्कमस्टांसेस डिसीजन सीईओ मे आल्सो रिड्यूस लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे क्यों फिट हुई है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी में क्या पढ़ा था हमने कि अगर इसकी जगह कोई और बंदा होता तो ये बात कभी ना मानता। वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहा, बायसनेस आ गई। क्या आ गई? बायसनेस ही पढ़ी थी ना हमने तो, है? हाँ। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है जी। अब बायसनेस आ गई उसमें, कैसे आ गई? हो सकता है उस डायरेक्टर का
सीईओ के साथ कोई लेना देना, कोई रिश्तेदारी हो, ठीक हो गई। ड्यू टू द एक्सपेक्टेड बोनस टू द मैनेजमेंट, और बीच में वो बोनस की भी ऑफर कर रहा है सबको। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, अब उस्मान के ऊपर क्या थ्रेट है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। कैसे? बोनस की ऑफर इसको भी की गई है। तो जब भी पैसे बीच में इन्वॉल्व होंगे तो सबसे पहले थ्रेट कौन सा आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ रिव्यू तो नहीं आ सकता क्योंकि अपना काम तो ये चेक नहीं कर रहा। एडवोकेसी थ्रेट भी नहीं आ सकता क्योंकि ये वकालत भी नहीं कर रहा कंपनी की। यहां समझ लगी? हाँ, एक और थ्रेट भी आ सकता है, इंटिमिडेशन, अगर तो उसको नौकरी की धमकी दे। यहां तक की बात समझ लगी? ये देखो नीचे लिखा भी हुआ है। तो थ्रेट समझ आ रहे हैं कैसे फिट करने हैं आपने? कितने थ्रेट हैं? 5। कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, और फेमिलियरिटी, और इंटिमिडेशन। तो अब उस्मान के बारे में सोचो, एडवोकेसी फिट होगा? नहीं हो सकता, ये कंपनी की वकालत नहीं कर रहा। एडवोकेसी तो चला गया। फेमिलियरिटी नहीं, उसने बताया नहीं है कि सीईओ के साथ 15 साल ताल्लुक है इसका, ये नहीं, फेमिलियरिटी थ्रेड भी नहीं है। और उसके बाद सेल्फ रिव्यू वाला थ्रेड भी नहीं है। सेल्फ इंटरेस्ट है बोनस वाली बात की वजह से। और इंटिमिडेशन, वो सीनियर इसको कह रहा है भाईजान करो, इसका मतलब यही है कि सीनियर कह रहा है जो नहीं किया था फिर तो गया। ठीक है जी? उस्मान मे हैव टू डू दिस जॉब इफ द डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूस। यहां तक की बात सुन लगी जी? ये 2 थ्रेट हैं और 2 प्रिंसिपल हैं जो वायलेट हुए। तीसरा भी साथ फिट हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी। तो सवाल का जवाब ऐसे देना है, समझ लगी? अच्छा, जो सेफ गार्ड है ना बच्चों, वो सेफ गार्ड सब के सब सेम है। एक दफा रटा लगा लो, हर जगह पे फिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, सेफ गार्ड से मुराद क्या है कि किस तरीके से उस्मान साहब बच सकते हैं, किस तरीके से उस्मान साहब 10 साल 15 साल 20 साल भी प्रोफेशन में नौकरी करेंगे, कोई इसके ऊपर आंच नहीं आने देगा, कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा। सबसे पहला क्या है? शुड रिफ्यूज टू साइन द चेक। जो इमीडिएटली आपको काम दिया गया ना, सबसे पहले तो उसको रोको। सीईओ ने क्या किया? साइन करो, तो सबसे पहले तो वो काम रोको ना अपने आप, साइन नहीं करना। नंबर 2, शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज लाइक ऑडिट कमेटी। अच्छा, पहला काम तो ये कि जो काम कर रहे हो उसमें अगर आपको नजर आ रहा है ब्लेंडर है, तो सबसे पहले उस काम से रुक जाओ। नंबर 2, कंपनी के अंदर किसी से बात करो। कंपनी के अंदर सीईओ से भी ऊपर एक बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड में एक कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी, उसको जाके बताओ। क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपके लिए कमेटी होगी, वो ऑडिट कमेटी होगी। ऑडिट कमेटी में डायरेक्टर बैठे होंगे, उनको जाके बताओ। कंसल्ट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स बाय विसल ब्लोइंग पॉलिसी टू एड्रेस द मैटर इंटरनली। अच्छा, फर्ज करो बच्चों ऑडिट कमेटी में भी जो डायरेक्टर हैं वो इसके साथ मिले हुए हैं, सीईओ के साथ, तो फिर तो इसका मतलब है दूसरे वाला स्टेप तो फजूल हो गया, फायदे कोई नहीं। तो फिर तीसरा काम क्या है जी? पॉलिसी और प्रोसीजर देखो कंपनी के, यार मैं किन्नू किन्नू दसा ताकि कल मैं कह सका कि मैं फलां फलां दसिया। क्योंकि आपने बेसिकली क्या करना है, अपने फेवर में सबूत इकट्ठे करने हैं, ये सबूत पैदा करने हैं कि 10 साल बाद अगर कंपनी के ऊपर फ्रॉड का केस चला तो मुझे बुलाया जाएगा कि भाईजान उस वक्त आप मैनेजर थे। तो फिर आपने अपने लिए सबूत पैदा कर लेने आज ही, ताकि 10 साल बाद वो सबूत आप इस्तेमाल कर सकें। तो आप कहेंगे सबसे पहले, सर मैंने उस चेक पे साइन नहीं किया, नंबर 1। तो जज कहेगा, अच्छा तू साइन नहीं किया तो तू चुप बैठा रहा, तो ਇਹਦਾ मतलब तो शरीक है गुनाह दे विच। वो कहेगा नहीं सर एक मिनट, मैंने साइन नहीं किया, पहला स्टेप। फिर मैं ऑडिट कमेटी के पास गया, दूसरा स्टेप, ऑडिट कमेटी वाले सारे मिले हुए थे। फिर जज ने कहना फिर चुप करके बैठे रहे, तो कहता नहीं सर मैंने फिर तीसरा स्टेप इस्तेमाल किया, मैंने कंपनी की पॉलिसीज पढ़ी कि अगर ऐसे कोई सिचुएशन आ जाए तो तुमने क्या करना है। मुझे उन पॉलिसीज में कुछ नहीं मिला, तीसरा स्टेप भी फ्लॉप हो गया। जज के कर फिर कुछ लगे तो चुप करके बैठ गया तू, नहीं सर फिर मैंने चौथा स्टेप इस्तेमाल किया, मैंने आई कैप से डिस्कस किया था। मेरी आई कैप के साथ मैंने मेलें की हुई हैं, वो मेलें चेक कर, आई कैप वालों से पूछ ले, मैंने मेलें की हुई हैं उस जमाने में। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर, लीगल काउंसिल, मैंने लॉयर से भी बात की कि यार मुझे बताओ, अगर कल को ये वाला सीन ओपन होता है, वो फ्रॉड का केस कर देता है हमारे सीईओ के ऊपर, अब मैं सीईओ के डायरेक्ट नीचे काम करता हूँ, मैं तो नहीं फंसूंगा। और मेरे लॉयर ने उस वक्त मुझे बताया था कि नहीं यार तू नहीं फंसेगा। जज उस लॉयर को बुलाएगा, हाँ भाई तेरा मशवरा किया था? जी सर मेरा मशवरा किया। तो उससे लॉयर ने अगर चवल मारी है ना, तो लॉयर फंसेगा, ये बच जाएगा। यार इन्हें तो लादा पता नहीं सी,
इन्हें तीनों मशवरा किए, तीनों लादा पता सी। बात समझ आई। और इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टीज आर अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इन लाइन विद आईकैप गाइडलाइन ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आईकैप के साथ जब उसने डिस्कस किया, वो जज कह सकता है तो आईकैप ने क्यों डिस्कस किया, कह के सर मैं उसका मेंबर हूं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर मेरी कंपनी में कोई फटा नजर आया तो मैं सीधा एसएचओ के पास नहीं जाना कि पुलिस थाने जाके मैं एफआईआर दर्ज करा दें। ये तरीका नहीं होता किसी को काम को करने का। नहीं तो हर आधे 15 घंटे बाद पता लगे कंपनी तो एफआईआर दर्ज हो रही, हर बंदा मुंह चौक के जा रहा है जनाब कि मेरे को एक इन्फॉर्मेशन है मैं थोड़ा ना शेयर करना चाहता हूँ। तो एसएचओ साहब सुबह तो लेकर शाम तक कंपनी से बैठे रहे, ऐसे तो कंपनी नहीं चलनी। सबसे पहला काम है इंटरनली इस चीज को डील करो। नहीं कर सकते आप, जिस बॉडी के मेंबर उनसे जाकर डिस्कस करो कि सर मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फटा है, मैं क्या करूँ। वो कंपनी जो आई कैप जो बॉडी है वो बताएगी आपको कि यार ये आपके पास सेफ गार्ड है, ये काम करो। अगर उससे भी मसला हल नहीं हो रहा तो आखिरी आपके पास जो चारा है वो क्या है, रिजाइन। आखिरी चारा है, ठीक है। बच्चे पेपर में क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते रिजाइन। ये सबसे पहले नहीं लिखना रिजाइन, ये आखिरी रिजॉर्ट है। जब आई कैप भी नहीं सुन रहा आपकी बात, लॉयर ने भी कहा भाईजान टेंशन है, फड्डा पै जाएगा कल में, ठीक हो गया। ऑडिट कमेटी वाले सारे मिले हुए हैं आपस में, और उसके बाद इंटरनल जो कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर था वो भी कुछ नहीं मिला हमें, उसको कैसे फॉलो करना है। अब बच्चों जब भी आपको सवाल आएगा तो अपने 5 बातें लिखेंगे। सबसे पहले जो काम कर रहे रोक दो। दूसरा, ऑडिट कमेटी को जाके पूछो। तीसरा, जो कंपनी की गाइडलाइन होंगी, होता ही ना एसओपीस लिखे होते हैं, यार ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, पहला स्टेप दूसरा स्टेप ये सब, अगर वो गाइडलाइन मौजूद है तो उसको फॉलो करो। जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के इदारों में कंप्लेंट लेटर के नाम से, कंप्लेंट बॉक्स के नाम से डब्बा लगा होता है कि आप अनोनिमस एक लेटर लिख के कंप्लेंट बॉक्स में डाल दें। वो कंप्लेंट बॉक्स जाके खुलता है और आगे जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो रेलिवेंट बंदे होते हैं, उनको पता लगता है यार ये मसला है। तो ये इंटरनल कंपनी की पॉलिसी होती है। तो कंप्लेंट बॉक्स इसीलिए डाला जाता है कि भाईजान एसएचओ को ना चले जाना, सानू दसो पहले मसला क्या। नहीं बात समझ लगी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी। जब कंपनी के अंदर मसला हल ना हो तो फिर अपनी बॉडी के पास जाओ, फिर उसके बाद लॉयर के पास जाओ। फिर सब कुछ करने के बावजूद कोई मसला नहीं हो रहा, फिर एंड पे क्या करो, रिजाइन कर दो। ये है सेफ गार्ड। सवाल किस तरह से आएगा बात समझ आ गई है, और जवाब कैसे देना ये भी समझ आ गया। तो बोलो तो सही। अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। जिया इज ए सीए एंड वर्क एज ए फाइनेंशियल कंट्रोलर इन यूनिक इंजीनियरिंग लिमिटेड। UEL is currently considering the acquisition of Top Storage Limited, and Zia is a member of the team which is currently negotiating the acquisition with the management of TSL. After becoming aware of the prospective acquisition, Zia purchased 1 million share of TSL in the name of his wife and son. समझ आई? Briefly explain how Zia is in breach of fundamental principle of ICAP code of ethics. Also explain the threat that may be involved in the above situation. 6 नंबर का सवाल है। हाँ जी, दोबारा पढ़ने। सबसे पहला प्रिंसिपल मुझे बताएं जो इसने तोड़ा। कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे पहले तोड़ा। अब साथ एक और भी आ रहेगा, प्रोफेशनल बिहेवियर तो साथ आ रहेगा। पॉइंट समझ लगे। अब यहाँ पे प्रोफेशनल कंपनीज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। प्रोफेशनल कंपनीज एंड ड्यू केयर यहाँ पे नहीं आ रही। वो कंपिटेंट है तो उसने इतना सोचा, ठीक हो गई। याद है की बात लगी। अच्छा, थ्रेट कौन सा थ्रेट फिट होगा? सेल्फ इंटरेस्ट। जहां पे पैसे की बात आ रही है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ रिव्यू नहीं आना, एडवोकेसी भी नहीं आना, ठीक है जी। और नहीं, एडवोकेसी नहीं आना, फेमिलियरिटी नहीं आना, सेल्फ रिव्यू भी नहीं आना, इंटिमिडेशन आना। धमकी तो नहीं दे रहा किसी को। ये देख लो बच्चों, एक तो पक्का है ना, हमेशा आएगा प्रोफेशनल बिहेवियर, ये हर जगह पे फिट होता है। और थ्रेट कौन सा है जी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, और कोई भी नहीं है। ना सेल्फ रिव्यू है, ना एडवोकेसी है, ना इंटिमिडेशन है, ना कोई और। तरीका समझ आ गया? बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है।
अच्छा यहाँ पे उसने सेफ गार्ड नहीं लिखे, अगर सेफ गार्ड होते तो सारे यही लिखे। तरीका वारदात समझ आ गया है। तीसरा सवाल, बाकर ACA is working as a finance manager in Kiwi Limited, a listed company, and reports to Shahid FCA, who is the CFO of the company. अब शाहिद कौन है? CFO। और बाकर कौन है? फाइनेंस मैनेजर। दोनों CA हैं, ऐसे ही है। बिफोर द डेट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर इशू ऑफ KL फाइनेंशियल फॉर द ईयर 30 जून 2018, जहूर, एक जहूर भी आ गया बीच में, म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ बाकिर एंड शाहिद, लेकिन ये CA नहीं है। इन्फॉर्म्ड बाकिर, जहूर ने बाकर को बताया that Shahid has recommended him to purchase KL share as higher EPS is expected। जहूर ने कहा कि यार शाहिद ने मैनू क्या सी कि शेयर परचेज कर ले साड़ी कंपनी ने। जहूर आल्सो सॉट बाकिर एडवाइस ऑन दिस मैटर, और जहूर ने कहा बाकिर को तू ही दस यार कुछ, मैं करा कि ना करा। बाकर ने कहना तू दूर फिटे मुझ तेरे तो, तू मैनू दस के मैनू फसा लेता फड़े, मैनू ना ही पता होंदा मैं कल बाद जाता। नहीं बात लगी। वो लोग कहते नहीं है कि भाई मैंने तेरी बात सुनी कोई नहीं, मैनू नहीं पता तू की क्या, मैं थे है ही नहीं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कल को कोर्ट में साबित हो गया ना कि इसने ये बात इसको बताई थी, तो भी फंस गया ना कि तीनों तस्वीरें तू की किता। नहीं बात सुन लगी। Briefly explain how Shahid may be in breach of the fundamental principle of ICAP Code of Ethics. Also state the potential threat that Bakir may face in the above circumstance and how he should respond. हाँ जी बताएं जी। अब शाहिद ने कोई कोड ब्रीच किया है, लेकिन बाकर के ऊपर थ्रेट है। शाहिद ने कौन सा कोड ब्रीच किया? कॉन्फिडेंशियलिटी, साथ एक और फिट भी हो गया, प्रोविजन भी हो। इंटेग्रिटी नहीं फिट हो रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस भी फिट नहीं हो रहा। ठीक है जी। और कौन सा है? ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं फिट हो रहा। अच्छा जी, यहाँ दो समझ आ गए जी। अच्छा जी, अब बाकिर साहब के ऊपर कौन कौन सा थ्रेट है? अब बाकिर तो पैसे नहीं ले रहा ना, बाकिर तो नहीं पैसे कमा रहा, तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं आया, सेल्फ रिव्यू भी नहीं आया। यहाँ पे जो थ्रेट है वो कौन सा है? फेमिलियरिटी थ्रेट है। क्यों? जहूर इसका दोस्त। जहूर कौन है? इसका दोस्त, फेमिलियर है। और एडवोकेसी भी नहीं आ सकता, उसने कौन सा अपनी कंपनी की वकालत करनी है। और इंटिमिडेशन थ्रेट भी हो सकता है। क्यों? अगर बाकर के जहूर को क्या चवलना मारी, और जहूर के शायद को क्या यार बाकर ने क्या चवलना मारी, शायद क्या तू मेरी बेइज्जती कराती फड़ के जहूर के सामने, वो सीनियर है। तो जहां पे भी सीनियर जूनियर आएगा ना बच्चों, एक थ्रेड पक्का है, इंटिमिडेशन। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया जी? देखिए जी, फिट हो गया हर जगह पे, ये हर जगह पे फिट है। और यहाँ पे आ गया दूसरा, कॉन्फिडेंशियल, दो ही थे। इंटिमिडेशन आ गया यहाँ पे, जहां पे सीनियर जूनियर आएगा इंटिमिडेशन और फेमिलियर फिट, ऐसी है। सेफ गार्ड पढ़ लो, सारे सेम है। शुड रिजाइन, ऊपर कितने पढ़े थे? 5 पढ़े थे ना? 5 पढ़े थे कि 6 पढ़े थे? 5 पढ़े थे। तो इन 6 में से 5 तो सेम है। रिफ्रेन हिम सब सबसे पहले तो जो कर रहा है ना वो उसको रोक दे। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे ऊपर नहीं था, ये क्या जी, इस शायद को इमीडिएटली बता दे कि मैनू पता लग गया भाईजान तुसी की कर रहे हो, तुसी उस वेले होश च सी जो तुम जरूर सारा कुछ दस दे पे सी, इमीडिएटली उसको बता दे। ठीक हो गया। तीसरा, ऑडिट कमेटी, फिर पॉलिसी एंड प्रोसीजर, फिर आई कैप, फिर लीगल काउंसिल, लॉयर के पास चला जाए, फिर एंड पे जाके क्या करते? रिजाइन। कि यार शायद भी दस हो, मतलब ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना कि जहूर ने शायद का नाम लिया हो लेकिन शायद ने कभी बताया ही ना हो, मतलब हवाई बात कर दी जहूर साहब ने, यार शायद नहीं कहता सी, शायद ने भावे क्या भी ना हो,
और बाकी सब रिजाइन करके बैठे हुए हैं। नहीं बात सुन लगी? बाकी सब लॉयर के पास ही पहुंच गए, ऑडिट कमेटी में भी बढ़ गए, आई कैब को भी बता दिया कि शाह साहब चवल मार दे पए ने। तो शाह साहब कहने यार मैनू तो पता ही नहीं, तो मैनू तो बकवास कर पहले आके। ठीक है जी। तो सबसे पहले शाह साहब ने दसो कि भाईजान ਤੁਹਾਡੇ बारे चाहे अफवाह सुनी है, सच्ची है झूठी है, दसो। ठीक है जी। ये प्रोफेशनल बिहेवियर हर जगह पे फिट हो रहा है। ठीक है जी। तो इसमें जितने भी पास पेपर बच्चों अच्छी तरह से आपने कर लेने हैं, तो आपके कोड ऑफ एथिक्स भी कवर हो गया। आज आपका AC क्या कहते हैं FAR 2 का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे 1 फरवरी से करेंगे कंसोलिडेशन के पास ऊपर, आइटम 24 से शुरू करेंगे और फिर 1 बाय 1 पीछे जाए। ठीक है जी। आपने आज का दिन, आज का तारीख 28, 29, 30, 31, 3 दिन है आपके पास। इन 3 दिनों में आपने ये एथिक्स वगैरह और ये जो क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर वगैरह अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। प्लस अब याद रखिएगा बच्चों, जब हम कंसोलिडेशन का सवाल करने जा रहे हैं ना, उन कंसोलिडेशन के सवाल में सिर्फ कंसोलिडेशन का कंसेप्ट नहीं आने, उसमें IAS 37 भी इस्तेमाल हो सकता है कि कंपनी के ऊपर कोई लीगल केस था, तो उसमें इंटेंजिबल एसेट वाला पॉइंट भी आना है। ब्रांड जी याद है ना कुछ कुछ, उसमें हो सकता है कंसोलिडेशन के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी आ रहे हैं कि सब्सिडरी ने कोई डिबेंचर बाय किए हुए, फेयर वैल्यू थ्रू CA, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, समझ लगी? फिर एसोसिएट आ जाए और एसोसिएट के शेयर को पेरेंट ने अपनी किताबों में फेयर वैल्यू थ्रू CA पे लिखा हो या फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस पे लिखा हो, उसको ठीक करना पड़ जाए, क्योंकि वो उसके लिए तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। याद आ रहा है कुछ कुछ? हम कंसोलिडेशन में हमने इक्विटी मेथड फॉलो करना होता है, याद है? लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल में इक्विटी मेथड फॉलो जरूरी नहीं हो, उसमें फेयर वैल्यू थ्रू CA भी फॉलो हो सकता है, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है। तो सेपरेट फाइनेंसेस में हो सकता है उसने फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस फॉलो किया हो, लेकिन जब कंसोलिडेशन करने लग गया तो हम इक्विटी मेथड फॉलो करना, तो उसमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो अब जब कंसोलिडेशन का सवाल करेंगे ना, जब हमने शुरू शुरू में कंसोलिडेशन का सवाल किए थे तो उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस नहीं किए थे, क्यों? क्योंकि उस वक्त पढ़े नहीं थे। अब हम सारे पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा से वो सवाल देखेंगे जिसमें ये सारी चीजें मिक्स हो गई। ठीक है जी। तो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट घर जाके तैयार करें अच्छी तरह से, और जो है वो IAS 1037 का आपको हल्का फुल्का सा आइडिया होना चाहिए। ठीक हो गया? और IFRS 3 और IFRS 10 के जो बेसिक बेसिक एडजस्टमेंट है ना, उसका आपको हल्का फुल्का सा आइडिया होना चाहिए। फिर 1 फरवरी को हम कंसल्टेशन के सवाल करेंगे। ठीक हो गया जी? ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।